हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज के इस सेशन में हम निम्न टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, कोलरास का नियम और कोलरास नियम जो है उसका अनुप्रयोग। देखिए, सबसे पहले चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब तनुता से तात्पर्य यदि हम कहें कि कोई भी विलयन जो होता है उस विलयन की सांद्रता जो होती है उस सांद्रता पर प्रभाव जो पड़ता है उसे हम यहाँ पर तनुता से बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि कोई भी विलयन हम जब तनु कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उसकी सांद्रता जो है वो हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि हम कहें कि किसी भी विलयन को हम जब तनु करते हैं, इसका मतलब उसकी सांद्रता को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, तो उसकी चालकता क्या होती है, घट जाती है। क्यों घटती है? उसके लिए यदि हम कहें तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में कमी आती है तो चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। जैसे मान लिया कि पहले मान लिया कि इकाई आयतन में टोटल आयन जो थे वो मान लिया 10 थे। ठीक है। और जैसे ही हम विलयन को तनु करते हैं, तनु करने पर सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अब इस इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो है वो घटकर कम हो जाती है। और आयनों की संख्या घटकर कम हुई तो हम कह सकते हैं कि धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम। ध्यान रखें, प्रति इकाई में, इसलिए चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम कहें कि तनुता बढ़ाने पर विलयन की चालकता का मान जो है वो कुछ कम घटता है। ठीक है। इसका रीजन यदि हम कहें तो तनुता यदि हम बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य का जो वियोजन होता है वो वियोजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ हम कहें कि वियोजन होता है तो आयनों की संख्या में आंशिक रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है, तो चालकता का मान घटता है। इस तरीके से हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो वियोजन वाली बात है ये ओनली फॉर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य का वियोजन ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है। तो यहाँ हम जो बातें ध्यान में रखने की है कि यदि हम किसी विलयन को तनु करते हैं, तनु करने का तात्पर्य है उसकी सांद्रता को घटा देना। तो सांद्रता घटा देने पर उसका चालकता का मान जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रति इकाई आयतन में धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसे। दूसरा देखिए, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब देखिए, मोलर चालकता का यदि हम फॉर्मूला कहें तो मोलर चालकता बराबर होता है लेम्डा m बराबर कप्पा गुणा v। ठीक है। अब देखिए, यदि हम किसी विलयन को तनु करते हैं तो तनु कर रहे हैं, इसका मतलब उसका आयतन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। मान लिया कोई पदार्थ पहले 1 लीटर में घुला हुआ था। ठीक है। अब हमने इस मात्रा को 1 लीटर से मान लिया 2 लीटर कर दिया, तो आयतन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो यहाँ मोलर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विलयन को तनु करने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि विलयन को तनु करने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रखें, सांद्रता घटती है लेकिन आयतन बढ़ता है। साथ साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि चालकता का मान जो है वो भी घटता है, लेकिन चालकता का घटने का मान और इसके बढ़ने का मान जो है उसमें अंतर होता है और फलस्वरूप यहाँ पर आयतन के मान में ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए आयतन की इससे तुलना करके हम कह सकते हैं कि आयतन बढ़ता है, इसलिए मोलर चालकता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं मोलर चालकता का मान बढ़ता है क्योंकि आयतन बढ़ता है। इस फॉर्मूले से हम इसे समझ सकते हैं, लेम्डा m बराबर कप्पा गुणा v। चूँकि आयतन बढ़ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं मोलर चालकता भी बढ़ती है। और इसके अलावा यदि हम और कारण कहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते हैं, विलयन को तनु करने पर क्या होता है कि आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आयनों के मध्य आकर्षण बल कम होते ही आयनों की गति जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और आयनों की गति बढ़ते ही मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो यहाँ दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, एक तो ये आयतन बढ़ने वाला और एक यहाँ पर आयनों के मध्य आकर्षण कम होता है। ठीक है। आयनों के मध्य आकर्षण कम होने से उनकी गति बढ़ती है, गति बढ़ती है तो मोलर चालकता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
अब देखिए विलयन का जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाता है उसका वियोजन भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यह है बात ओनली फॉर, मैंने बताया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ये बात लागू नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उसको तनु करते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता जाता है, विलयन बहुत अधिक तनु हो जाता है और वहाँ पर पदार्थ की मात्रा जो है वो बहुत कम मानी जाती है। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि पहले 100 ग्राम जो है वो 1 लीटर में घुला हुआ था। ठीक है, अब विलयन को तनु करके हमने 1 लीटर के बजाय 5 लीटर कर दिया। ठीक है, अब 5 लीटर में 100 ग्राम घुला हुआ है, पहले 100 ग्राम 1 लीटर में था, विलयन को तनु किया तो अब ये 100 ग्राम 5 लीटर में घुला हुआ है, तो अब ये 100 ग्राम इसमें नगण्य के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी चालकता पर यानी कि मोलर चालकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिक तनु होने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस स्थिति में मोलर चालकता जो है उसको हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या अनंत स्थिति पर, या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ पर ये मोलर चालकताएं जो है वो काउंट नहीं की जाती। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता का तात्पर्य क्या है कि यदि हम विलयन को और अधिक तनु करते जाते हैं, विलयन को तनु करते गए यानी कि उसका पूर्ण वियोजन हो गया, वियोजन हुआ यानी कि वो बहुत अधिक तनु हो गया, और वहाँ पर उसकी सांद्रता जो है वो बहुत नगण्य के बराबर या शून्य हो जाती है। और इस दौरान जो मोलर चालकता होती है उन्हें शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता जो है वो हम कहते हैं। ओके, उसके बाद में आगे देखिए चालकत्व पर तनुता का प्रभाव। अब देखिए जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते जाते हैं, विलयन को तनु करने पर चालकत्व बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, वही वियोजन होता है और वियोजन होने के कारण आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चालकत्व के मान जो है वो भी बढ़ते हैं। और इसके अलावा आकर्षण बल जो है वो आयनों के बीच में क्या हो जाता है, दुर्बल, और जैसे ही आयनों के बीच में आकर्षण बल दुर्बल होता है अब वह गति करने के लिए फ्री हो जाते हैं और आराम से गति करते हैं, और फलस्वरूप चालकत्व जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चालकता पर तनुता के प्रभाव को, चालकत्व पर भी तनुता के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ध्यान रखेंगे चालकता जो है विलयन को तनु करने पर घटती है। ठीक है, मोलर चालकता बढ़ती है और चालकत्व जो है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तीनों के कारण हमने यहाँ अभी स्टेप बाय स्टेप देखे, आप इन्हें याद रखेंगे अच्छी तरीके से, अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए कोलरास का नियम। कोलरास का नियम जो है उसे हम स्वतंत्र अभिगमन का नियम जो है वो भी कहते हैं। स्वतंत्र अभिगमन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र आयन जो है उन पर ये निर्भर करता है। देखिए ये नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वह उस विलयन में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनकी मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। और यही नियम जो है वो क्या कहलाता है, कोलरास का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लेमडा एम नोट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और वी प्लस लेमडा प्लस नोट, वी माइनस लेमडा माइनस नोट। ध्यान रखें यहाँ पर यह जो v है यह धनायनों के मोलों की संख्या है और ये ऋणायनों के मोलों की संख्या है, और लेमडा प्लस नोट जो है वो धनायन की मोलर चालकता है और ये ऋणायन की मोलर चालकता। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन दोनों की मोलर चालकताओं का योग जो है वही क्या कहलाता है, उस अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता होती है। ठीक है, यही कोलरास का नियम है। अब यहाँ पर लेमडा एम नोट जो है वो क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, वी प्लस और वी माइनस धनायन और ऋणायन के मोलों की संख्या है, और लेमडा प्लस नोट और लेमडा माइनस नोट जो है वो क्या है, धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकताएं कहलाती हैं। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है। ठीक है, अब इस NaCl के लिए यदि हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता देखें तो हम क्या कहेंगे, लेमडा NaCl, ये नोट यहाँ हो गया। अब इस धनायन की मतलब Na+ की, और अब इस ऋणायन की यानी कि Cl- की, तो इन दोनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग जो है वो इस NaCl की मोलर आयनिक चालकता जो है या मोलर चालकता जो है वो अनंत तनुता पर हो जाती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से हम बता सकते हैं
धनायन की अलग हुई, ऋणायन की अलग हुई, इन दोनों का योग करते हैं तो अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता का मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आगे देखिए, कोलरास नियम के अनुसार यदि हम कहें तो अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट्य होता है उस विद्युत अपघट्य का पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है और विलयन की जो कुल मोलर चालकता होती है उसमें प्रत्येक आयन जो है उसका अलग अलग योगदान होता है। अलग अलग योगदान से तात्पर्य है, हमने कहा कि धनायन अलग होता है और ऋणायन अलग होता है, ठीक है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी प्रकृति जो है उसका हम कह सकते हैं निर्भर करता है, उसके सह आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब कि धनायन जो है उसकी मोलर चालकता अलग होगी और ऋणायन जो है उसकी मोलर चालकता अलग होती है। तो धनायन वाला अलग निर्भर करता है, ऋणायन वाला अलग निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि यह इस ऋणायन की प्रकृति पर और ऋणायन जो है वो इस धनायन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयन का अपना अपना अलग योगदान होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे NaCl का, जैसे अभी मैंने बताया कि NaCl के अंदर हम कहें कि धनायन का अलग योगदान होता है, ठीक इसी तरीके से KCl का एग्जाम्पल हम कहें तो यहाँ पर K का अलग योगदान है, मतलब प्लस का अलग योगदान और माइनस का अलग योगदान। ये दोनों एक दूसरे की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। इस तरीके से कोलरास नियम जो है उसको हम स्वतंत्र अभिगमन का नियम इसी कारण कहते हैं। आप याद रखेंगे, कोलरास का नियम स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्यों है, तो वो इसी कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, कोलरास नियम के अनुप्रयोग। कोलरास नियम के अनुप्रयोगों के अंदर देखिए, सबसे पहले अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है उसकी मोलर चालकता का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। देखिए, पहला तरीका हम देखते हैं, आयनों की मोलर चालकता देखते हैं, यानी कि आयनों की मोलर चालकता के द्वारा हम जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ जो दुर्बल विद्युत अपघट्य ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, CH3COO- यानी कि एसिटिक अम्ल। अब यह एसिटिक अम्ल जो है इसकी हम जब निकालते हैं तो मोलर चालकता निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आयनन देखते हैं। आयनन देखने के लिए हम कहते हैं कि इसका आयनन किस प्रकार से होता है। देखिए, CH3COO- और ये H+, ठीक है, CH3COO- और ये यहाँ पर क्या हो गया, H+, ठीक है। अब इसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम लिखते हैं। देखिए, कोलरास नियमानुसार λm CH3COOH। अब देखिए, इसका जब आयनन होता है तो एक आयन बनता है CH3COO- और एक बनता है H+, ठीक है। तो दोनों आयनों की मोलर चालकताओं का योग हो गया CH3COOH। अब ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए, इसके लिए हम जो है वो CH3COOH और HCl और NaCl, यानी कि ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं, इन विद्युत अपघट्यों की सहायता से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जैसे ये तीनों आयन जो है वो लेते हैं, जैसे एक आयन तो ये लिया, दूसरा आयन जो है वो हम क्या लेते हैं, λm0, जैसा कि देखिए यहाँ पर बताया गया है, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। अब देखिए, इसका जब आयनन होता है तो दो आयन बनते हैं, एक CH3COO- और एक बनता है Na+, ठीक है। अब इन दोनों आयनों के लिए मोलर चालकताएं यदि हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया लैम्डा CH3COO- हो गया नॉट, और ये हो गया Na+, दोनों आयनों की अलग अलग हो गई। इसे मान लिया समीकरण 2 हम नाम दे देते हैं। फिर HCl की देखते हैं। HCl का आयनन होता है तो एक H+ बनता है और एक Cl-। तो HCl के लिए देखिए, एक तो हो गया H+ और एक हो गया लैम्डा Cl-, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से हम बता सकते हैं, ओके। अब अगला बच गया NaCl। NaCl के लिए हम क्या कहते हैं, NaCl ये Na+ का हो गया और ये Cl- का हो गया, ठीक है, दोनों आयनों की हो गई। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 2, 3 और 4 इन सभी को हम यहाँ देखते हैं। तो समीकरण 2 जो है वो क्या था, लैम्डा CH3COONA,
ठीक है, नोट। समीकरण 2, इसमें जोड़ते हैं हम समीकरण 3 लेमडा नोट HCl, ठीक है। और फिर इसमें से हम क्या करते हैं, NaCl को घटा देते हैं, ठीक है, यानी कि समीकरण 4 को हम घटाएंगे। तो ये समीकरण 2 और 3 को जोड़ा और उसमें 4 घटाया, ठीक है। और फिर हम इनके क्या करते हैं, मान पुटअप करते हैं। देखिए कैसे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ा, ठीक है, और उसमें से 4 घटाते हैं। तो समीकरण 2 जो है वो ये है, समीकरण 3 जो है वो ये है, और समीकरण 4 जो है वो ये है। तो इन दोनों को तो जोड़ दिया और इस 4 को यानी कि इस वाले मान को यहाँ घटा दिया, ठीक है। अब घटाते हैं तो सबसे पहले इसका मान लिखते हैं, फिर इसका मान और इसका मान। अब जैसे इसका मान लिखते हैं तो लेमडा एम नोट का मान जो है वो यहाँ क्या होगा, CH3COO माइनस हुआ और प्लस लेमडा नोट NA प्लस, ये तो मान हो गया इसका। फिर HCl का मान लिखते हैं, लेमडा नोट H प्लस लेमडा नोट Cl माइनस, ये हो गया इसका मान। अब लिखते हैं इसका, तो माइनस लेमडा Na प्लस और फिर माइनस लेमडा Cl माइनस, ठीक है। यानी कि अब इसका मान हमने, यानी कि ये वाला मान जो है वो हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये मान तो हो गया इसका, ये HCl वाला ये मान हो गया और ये NaCl का मान यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये वाला मान यहाँ हम रख रहे हैं, तो जैसे ही हम ये मान रखेंगे तो ये माइनस इन दोनों के लिए है, तो यहाँ पर ये जो Cl वाली वैल्यू है, ये Cl वाली वैल्यू ये भी क्या हो जाती है, यहाँ पर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये Cl माइनस का, ये Cl प्लस का, ये यहाँ पर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये Na माइनस का, ये Na प्लस का, ये दोनों यहाँ क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब पीछे क्या बचता है, एक तो बचता है ये है H प्लस वाला और एक बचता है CH3COO माइनस, ठीक है। तो यहाँ सारे कट गए, बाकी केवल ये एक बचा और इधर ये एक बचा। तो इन दोनों को जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, लेमडा CH3COO माइनस और प्लस लेमडा नोट H प्लस। अब हम देख सकते हैं कि यह जो मोलर चालकता आई है, यानी कि ये जो आयन हैं वो किसके हैं, लेमडा नोट CH3COOH के होते हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण जो एक हमने बनाया था वो एक यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। देखिए कैसे, उससे पहले आप इसको इस तरीके से कोष्टक में जो है वो लिख सकते हैं, इस तरीके से कोष्टक, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए, समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 कौन सा हुआ, लेमडा नोट CH3COOH बराबर था लेमडा नोट CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें जो है वो कट जाती है, केवल और केवल एक तो ये बचता है और एक ये बचता है, ठीक है। और लास्ट मान जो है वो हमें क्या प्राप्त होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ CH3COO माइनस और H प्लस जो बचा है उसकी जगह हमने ये वाला मान रख दिया, ठीक है। और बराबर में ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी यानी कि ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, ठीक है। अब यदि हमको एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है तो CH3COO Na की मोलर चालकता और HCl की दोनों की जोड़कर NaCl की उसमें से घटा देंगे और घटाने पर जो मान आएगा वो किसका होगा, अनंत अनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, इसको आप और अच्छी तरीके से समझे। उसके बाद में आगे देखिए, दूसरा है आयनों के अभिगमनांक द्वारा। आयनों के अभिगमनांक द्वारा देखिए क्या होता है, किसी भी आयन की जो अनंत तनुता पर, ध्यान रखें अब आयन हो रहा है विलयन नहीं है, किसी भी आयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वह और विलयन की अनंत तनुता पर
मोलर चालकता, उसका अनुपात जो है वही क्या कहलाता है, अभिगमनांक कहलाता है। जैसे धनायन का अभिगमनांक है NC, ठीक है, धनायन का अभिगमनांक हम कह रहे हैं NC, C मतलब केटायन, धनायन। तो लेमडा प्लस ये अनंत हमने लिखा, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी, हमने कहा आयन की, ठीक है, और विलियन की, विलियन मतलब M, लेमडा M अनंत, ठीक है, और ये बटा में यहाँ हमने इस तरीके से लिख दिया। तो आयन की यानी कि धनायन की और विलयन की मोलर चालकता का अनुपात जो है वो कहलाता है धनायन का अभिगमनांक। ठीक इसी तरीके से ऋणायन का यदि हम लिखेंगे, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ऋणायन का लिखेंगे तो ऋणायन का आ जाएगा ऋणायन का अनंत अनुता पर मोलर चालकता बटा विलयन की मोलर चालकता। और यदि ऋणायन का लिखना है यानी कि लेमडा अनंत, यदि लेमडा माइनस अनंत लिखना है तो हम क्या कहेंगे, Na का ध्यान रखें, एनाइन, ओके, और गुणा में आ जाएगा लेमडा M अनंत। अर्थात हम कह सकते हैं कि धनायन और ऋणायन की यदि अनंत अनुता पर मोलर चालकता हमको निकालनी है तो हम कहते हैं कि उसके अभिगमनांक को अनंत अनुता पर मोलर चालकता से हम गुणा कर देंगे तो उसकी मोलर चालकता जो है वो प्राप्त हो जाती है। या फिर हम कहें कि विलयन की मोलर चालकता निकालनी है तो विलयन की मोलर चालकता हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे लेमडा M है, ठीक है, तो लेमडा M बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं आयन की और अपॉन Na, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो मान निकाल सकते हैं, ओके, इस सूत्र के द्वारा, ठीक है, या आयनों के अभिगमनांक को हम यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आयन की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वह उस आयन के अभिगमनांक और विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि इसी को हम ले लेते हैं कि लेमडा अनंत, ये आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हुई, ठीक है। यह क्या होती है, इस आयन के अभिगमनांक यानी कि Na और विलयन की मोलर चालकता यानी कि लेमडा M अनंत, इसके गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो दो तरीक़ों से हम यहाँ मोलर चालकताएं निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभिगमनांक क्या होता है उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे, और उसकी आयन की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता होती है वो कैसे होती है वो भी यहाँ आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फिर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक। अब देखिए दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा। विद्युत अपघट्य की जो मात्रा वियोजित होती है यानी कि टूटती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं, ठीक है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम कहें कि वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर जो है उसे हम कोलरास नियम के अनुसार किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अल्फा बराबर हुआ लेमडा M C अपॉन लेमडा M अनंत या 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए 0 भी लिख सकते हैं और अनंत भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो अल्फा वियोजन की मात्रा को दर्शाता है, लेमडा M जो है वो C सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता है, और लेमडा M नोट या अनंत जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले जो है वो हमने देखे हैं, मोलर चालकता का फॉर्मूला और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दोनों यहाँ हम देखते हैं। देखिए अब देखिए अल्फा बराबर हमने लिखा लेमडा M C यानी कि C सांद्रता पर मोलर चालकता और अपॉन लेमडा M अनंत यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब देखिए मोलर चालकता यानी कि C सांद्रता पर मोलर चालकता जो है वो क्या होती है, कप्पा गुणा V यही होती है, या कप्पा गुणा 1000 अपॉन C, ठीक है। इस V की जगह हम क्या लिख देते हैं, C। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता अभी हमने निकाली थी, लेमडा प्लस अनंत
लेमडा माइनस अनंत, अर्थात धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताएं। ये दोनों मान जो है वो हम यहाँ रखेंगे। देखिए ये इनके मान जो अभी मैंने बताए। अब ये जो दोनों मान जो है वो हम यहाँ रखते हैं। देखिए अल्फ़ा बराबर हो गया ये, ठीक है। तो ऊपर ये जो लेमडा एम जो है, यानी कि अल्फ़ा बराबर जो था लेमडा एम सी, जो सी सांद्रता पर है, और लेमडा एम अनंत जो अनंत अनुता पर है। तो लेमडा एम इसका मान तो क्या हो गया, कप्पा गुणा 1000 बटा सी हो गया, और अनंत वाले का हो गया लेमडा प्लस नोट और लेमडा माइनस नोट, ठीक है। और यह मान जो है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला जो है वो यहाँ हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि कप्पा है 1000, सी सांद्रता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक जो है वो भी हम निम्न सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। ये क्या है कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वियोजन स्थिरांक के है, ध्यान रखें के ए ये वियोजन स्थिरांक है, और ये के जो है वो चालकता को दर्शाता है, ठीक है। कप्पा के मतलब कप्पा, और यहाँ पर ये जो के है ये के ए वियोजन स्थिरांक है, सी सांद्रता हो गई, अल्फा वियोजन की मात्रा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन का स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो आप जो है ये दोनों सूत्र जो है वो अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने चालकता, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव देखा कि विलीन को तनु करने पर चालकता और मोलर चालकता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोलरास नियम देखा, और कोलरास नियम के अनुप्रयोग जो है वो हमने देखे। तो आज का वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरीके से समझें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।